हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटकड़। आज मैं आपको स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही हूँ। इसके 10 पॉइंट्स हैं। आज की ब्लॉग में मैं आपको 5 पॉइंट डिस्कस करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हमने इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एक कोई बिजनेसमैन है, उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है। तो जैसे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, मैं बार बार नहीं कहूँगी, आप लिख लेना, अपने आप ही बोलती रहूँगी मैं। मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान, इसमें हम क्या करेंगे? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। कोई भी बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में प्रोडक्शन को करने से पहले क्या करता है? उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी है, उसको क्या करता है? एनालाइज करता है और फिर ही फोरकास्ट करता है। ठीक है, तो डिमांड एस्टिमेशन, उसने क्या किया? मार्केट में ये देखा कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसने एस्टिमेट लगाया कि इतनी है। एस्टिमेट लगाने के बाद उसने क्या किया? मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन मतलब कि वो किन किन वे से, किन किन मेथड से अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ कर सकता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो क्या कर सकता है? वो एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, पर्सनल सेलिंग कर सकता है, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करके भी। अब नेक्स्ट है डिस्कवरिंग फोर्सेस डिटरमाइनिंग सेल्स। ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करने में क्या करते हैं? इफ़ेक्ट डालते हैं। हम आज के जैसे यंगस्टर्स हैं, वो डेस्टिनेशन वेडिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो हमारा बिज़नेस इसी से रिलेटेड है। मान लो हमारा कोई कैटरिंग का बिज़नेस है, या फिर हमारा टेंट वगैरह लगा रहे हैं, तो हम ऐसे डेकोरेशन करें कि वो मोटिवेट हों हमारे बिज़नेस की तरफ। या फिर हमारा कोई क्लॉथ से रिलेटेड बिज़नेस है, तो ऐसे डिस्कवरिंग मेथड्स जो हमारे बिज़नेस पर इफ़ेक्ट डालते हों। अब है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे बिज़नेस में, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हो गई, हमने लीज़ पर ली है तो वो पे करना पड़ेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि रेंट पे कर रहे हैं, हमने रेंट पर कोई, जिसमें हम बिल्डिंग में हमने अपना बिज़नेस को सेटअप किया है, उसको पे करना पड़ेगा। जो हमने, हमारे चाहे बिज़नेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, या सेल बिल्कुल भी ना हो, या बिल्कुल बंद भी हो जाए, तब भी हमें इन की जो क्या है, कॉस्ट को वियर करना ही करना पड़ता है। तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जैसे जैसे हमारी सेल इंक्रीज़ होती गई, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे कम होती गई, वैसे कम होगी। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मतलब बिज़नेस में जो भी कॉस्ट आती हैं वो हमारी होगी टोटल कॉस्ट। रॉ मटेरियल को लाने में, या फिर आप प्लांट एंड मशीनरी का बिल वगैरह पे करने में, या फिर लीज़ पे करने में, रेंट पे करने में, या फिर कोई भी ऑफिस के जो खर्चे हैं, जो भी हमारी लग रही है वो टोटल कॉस्ट में होगी। रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? वो जो रेलिवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि हमें मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी कॉस्ट तो कम है और हमने जो परचेज़ की है उसकी ज़्यादा है, तो रेलिवेंट होनी चाहिए। मैं आपका एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमने मार्केट से हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, मान लो आलू ही ख़रीदे 10 रुपये किलो, और हमने उसे मार्केट में जाकर सेल कर दिया 50 रुपये किलो, तो हमारा प्रॉफिट मोटिव कितना हो गया? 40 रुपये किलो। तो ये होती है रेलिवेंसी, कि हमने मार्केट से कम प्राइस पर ख़रीदना है। रेलिवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि हमने मार्केट से तो ज़्यादा में ख़रीद लिया और हमें मार्केट में मिल रही है वो कम पर। तो रेलिवेंट प्राइस कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, मान लो कि हमें किसी चीज़ को बनाने में ना, कोई सी प्रोडक्ट को बनाने में
जो उसमें मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें से आधा वेस्ट हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। इतना ज़्यादा बन नहीं रहा है जितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो हम इसमें कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप की भी स्टडी कर रहे हैं। प्रोडक्शन एनालिसिस, लेवल एंड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन फंक्शन, इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स क्या होता है? बचते। हमें बचते किसको होती है भाई? बचते होती हैं लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस को, जो मतलब बिज़नेस बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर है ना, तो उसको तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स होगा। उसको रॉ मटेरियल कम पर मिलेगा, उसको क्या होगा? रॉ मटेरियल कम पर मिलेगा। आप बोल सकते हो कि उसकी लेबर भी उसको कम प्राइस पर मिल जाएंगे। उसको मार्केट से मतलब उसे पैसे की कैपिटल की नीड है तो वो भी आसानी से मिल जाएगी। उसको लोन चाहिए बैंक से तो बैंक भी उसको लोन आसानी से प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, इकोनॉमिक्स किसको मिलती है? लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस को। और डिस इकोनॉमिक्स किसको मिलती है? स्मॉल स्केल ऑफ बिज़नेस को। क्यों? इसकी कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है, उसको रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा पर मिल रहा है, और आप बोल सकते हो उसको लेबर भी ज़्यादा पर मिल रहा है। उसको कैपिटल या लोन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक को गारंटी होती है। मतलब लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस में ना ऐसा मतलब माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं से जो बैंक है या कोई और जो पर्सन उनको जो मनी प्रोवाइड कर रहा है, उनको ये सिक्योरिटी रहती है कि वो कहीं ना कहीं से उसकी पे कर देगा। लेकिन स्मॉल बिज़नेस में क्या है कि ये अपनी कॉस्ट को तो वियर कर ही नहीं पा रहा, वो हमारे पैसे को कहाँ से वियर करेगा। तो इस तरीके से बताया गया है। लेकिन एक और आप इसके ये नहीं है कि भाई यही होता है। मान लो जब हमारा बिज़नेस बहुत बड़े स्केल पर जहाँ पर हमें क्या है, हम बिज़नेस को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, हमारी कॉस्ट को तो ज़्यादा दिखाया जा रहा है, वर्कर्स काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पर डिस इकोनॉमिक्स भी हो सकती हैं लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस पर। ठीक है, ये कभी कभार ही होता है, ज़्यादातर नहीं होता। जब लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस पर होता है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तब माना जाता है ये। उसमें जो वैसे सिंपली तो हम बोल सकते हैं कि लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस को ही बचते मिलती हैं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी भी बढ़िया होती हैं, उसके पास मैनेजर्स भी बढ़िया होते हैं, अच्छे स्किल्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, तो प्रोडक्शन एनालाइज कर सकते हैं वो प्रोडक्ट को भाई कैसे हम उसको अट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट करें, कस्टमर अट्रैक्ट हों उनकी तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग डिसीज़न, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, पिटेंटल्स, अराइवल्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अराइवल्स क्या हैं। हमने जो बिज़नेस सेटअप किया है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है। यदि वो उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस हमारे प्रोडक्ट के प्राइस से कम रखा है, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है उनके प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, हमारा बिज़नेस डूब जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अराइवल्स को देखकर भी अपने बिज़नेस को सेटअप करना पड़ता है। वेरियस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में 5 इलास्टिसिटी होती हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, लेस देन, मोर देन और इलास्टिसिटी। ये सभी आपने मान लो पढ़ाई भी है। इन इलास्टिसिटी में हम क्या नेसेसिटी गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नमक, तेल, घी। इनके बिना मतलब इनके हम प्राइसेस को बढ़ा भी देंगे ना तो कस्टमर को ये परचेज़ करने होते हैं, क्योंकि इनके बिना वो अपनी जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ये इलास्टिसिटी भी हमारे प्राइस को डिटरमाइन करने में क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। प्राइसिंग मेथड, डिफरेंशियल्स प्राइसिंग मेथड क्या है, आप बुक्स का ही एग्जांपल ले लो। एक बुक है जिसकी कॉपी पर लास्ट में क्या होगा, ऑथर के साइन होंगे। वो कॉपी मिल रही है हमें मार्केट में 5,000 रुपये की एक, और
जो सिंपल होगी वो हमें 500 में भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से डिफरेंशियल प्राइसिंग भी है। आप बोल सकते हो कि हार्ड कॉपी तो महंगी मिलेगी और जो नॉर्मल कॉपी है वो सस्ती मिल जाएगी। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग भी इफ़ेक्ट डालता है। प्राइस फोरकास्टिंग की हम कैसे कर सकते हैं? आजकल क्या है कि जो हमारे कैमरास हैं, कैमरा हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मटेरियल्स हो, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे फीचर्स हैं हमें एक ही आइटम में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से प्राइस फोरकास्टिंग भी फैक्टर डालता है। इन फ्यूचर हमें क्या पता ये इनकी नीड ही ना पड़े हमें। ठीक है। प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करेंगे? कोई भी बिजनेसमैन है, उसको ये नहीं है कि बिज़नेस स्टार्ट कर दिया लेकिन कंट्रोल नहीं किया तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। उसको मैनेज करना पड़ेगा, तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। कॉस्ट को कम से कम करना पड़ेगा और सेल्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी उसका क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, इसमें हमने क्या करना है? सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करेंगे? एडवर्टाइजमेंट देकर, पर्सनल सेलिंग देकर, या फिर आप बोल सकते हो कि पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके, जिससे हमारे प्रोडक्ट को सेल इंक्रीज़ हो। प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ होगी तो मैक्सिमाइजेशन अपने आप ही होगी सेल की। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ से हमें प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। प्रॉफिट इलास्टिसिटी कैलकुलेशन, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसमें कोई मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा स्टडी नहीं होगी आगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।